अभी इस वक्त हम लोग बाया पंचायत के बाड़ा गांव में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नाज़मीन जी हैं, जिन्होंने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में 2094 रैंक ला करके एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर बनी है, राइट। जी जी। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज नेशन पे। धन्यवाद। जी। तो सबसे पहला सवाल ये है मैम कि जब भी कोई व्यक्ति सिविल सर्विस परीक्षा में की तैयारी की तरफ जाता है तो उसका मकसद केवल नौकरी नहीं होता, क्योंकि नौकरी तो बहुत सारी है, लेकिन सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करना कहीं ना कहीं ये होता है कि हमको समाज का सेवा करना है। जी। तो सबसे पहली बात कि आपके मन में ये पहला सवाल कब आया कि हमको यही चुनना, मतलब इसी को आपको कैसे चुना, क्या कारण था चुनने का? सबसे पहले तो मैं पढ़ाई कर रही थी तो वहाँ पे हमारे एक टीचर थे सदर आलम सर। वो हमेशा से हम लोग को कहते थे कि जैसे ये हम लोग को मोटिवेट करते थे कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, सिर्फ अपने लिए जीना नहीं होता है, इस तरह की बात है। तो उसी समय से मेरे मतलब एक अंदर से ख्वाहिश थी कि हाँ हम मतलब सब लोगों के लिए कुछ करें। और मेरे घर का भी ऐसा ही था कुछ माहौल भी, क्योंकि मेरे फादर है वो चुनाव वगैरह लड़ते हैं और उसमें तो मुझे इस तरह का परवरिश और इस तरह का माहौल ही मिला है कि मेरे हमेशा से शौक़ था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन फिर किसी वजह से नहीं कर पाई और मैंने आर्ट्स 11th में लिया। तो उसके बाद मेरा था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है जिससे मैं 4 लोगों की मदद कर सकूं। फिर मैंने यूपीएससी और बीपीएससी की तरफ रुख किया। तो और जब मैंने जॉब प्रेफरेंस भी डाला था तो मेरा जो ये एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर का है ये मैंने ऊपर ही डाला था, बहुत नीचे नहीं डाला था। तो लेकिन जैसे सिविल सर्विस परीक्षा में बनना चाहते हैं आदमी, या तो डीएसपी की, बीपीएससी की मैं अगर बात करूं तो उसमें डीएसपी या एसडीएम की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। जी जी। और अगर यूपीएससी की बात की जाए तो उसमें आईपीएस बनना चाहते हैं और आईएएस बनना चाहते हैं। एससी एसटी तो आप इंटेंशनली नहीं बनना चाहती होंगी, ये थोड़ा रैंक की वजह से आप एससी एसटी वेलफेयर में गई हैं, लेकिन आपका एसडीएम और डीएसपी पहले तो वही रैंक रहा, प्रायोरिटी रही होगी। जी जी। तो अपनी रैंक इम्प्रूव करने के लिए फिर आगे आप एसडीएम बनना चाहेंगी या पुलिस विभाग सेवा में तरफ जाना चाहेंगे? जी जी। मैं अपना रैंक इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं और एग्ज़ाम दूंगी। जी। और एसडीएम डीएसपी या फिर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और मैं उसका भी एग्ज़ाम दूंगी। तो उसमें भी जाहिर है कि जो टॉप रैंक का जॉब है वो मैं पाने की कोशिश करूँगी। और उसमें चूँकि वो आप सिर्फ समाज सेवा जब करते हैं तो आपकी एक इंसान होने के नाते आपके मन में एक रहता भी है कि हम एक अच्छे पद पे रहे, ताकि हमें सम्मान और सेवा, अपना सम्मान और समाज की सेवा दोनों करने का मौका मिले। तो ये हर स्टूडेंट का एक सपना होता है और यही मेरा भी था। ये गांव जो है बाड़ा गांव में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, इसको उर्दू के लफ्ज़ में मदीनतुल उलमा कहा जाता है, आलिमों की शहर। जी। आलिमों का शहर इस गांव को कहा जाता है। तो आपने जो ट्रेंड चुना वो थोड़ा सा हट करके चुना, आप प्रशासनिक सेवा की तरफ गए। मुझे लगता है कि आप बाड़ा गांव की पहली ऐसी बच्ची है जिन्होंने ऐसे परीक्षा में अपनी सफलता हासिल की है, लेकिन सफलता तो आपने उसी दिन हासिल कर ली जिस दिन आपने मन बनाया। जी। तो ट्रेंड से हट करके आप गए। यहाँ पर ज़्यादातर मैं देखता हूँ लोग मदरसा के एजुकेशन से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। जी। तो ट्रेंड से थोड़ा हट करके जाने का रीज़न, पिताजी का वो जो राजनीतिक बैकग्राउंड था वही था या आपका भी मन था? जी। सबसे पहले तो जब हम पढ़ाई कर रहे होते तो उस समय हमें खुद पता नहीं होता है कि हमें किस तरफ जाना है। उस समय जो आपके पेरेंट्स बताते हैं आप वही करते हैं। जैसे मेरा स्कूलिंग हुआ है, मैं मदरसा में गई थी बचपन में, मैंने उर्दू भी अच्छे से पढ़ाई की है। लेकिन बाद में जाकर बहुत सारे बच्चे थे जो मदरसा गए, लेकिन मेरे पिता ने, मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं आप, मतलब मुझे स्कूल ही से पढ़ाई करवाए और मैंने 10th किया, फिर 12th किया। तो इसमें मेरे फादर और मदर का ज़्यादा योगदान है कि मैं स्कूलिंग की तरफ गई, और इसमें जाहिर सी बात है। अब कितने भाई बहन हैं, भाई बहन क्या करते हैं, और थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी समझाइए। हम सब भाई बहन पढ़ाई करते हैं, हम 4 भाई 3 बहन हैं। जी जी। मेरे भैया पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं। जी जी। और मेरा भाई है वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, मुजफ्फर, मेरे से जस्ट छोटा है। और मैंने अभी बीपीएससी दिया है। और मेरी बहन है मेरे भाई के बाद, वो ये नीट की तैयारी स्टार्ट करेगी अभी। उसने अभी 12th किया है। और फिर उसके बाद मेरे 2 और भाई है छोटे, तो एक में अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है सीबीएसई बोर्ड से, और एक उससे भी छोटा है, वो भी अभी
पढ़ा है। बीपीएससी की मैं बात करूँ तो आप तो तैयारी यूपीएससी की ही कर रही होंगी, बीपीएससी साथ में चले जी, आपने जी, दिया जी। क्या? तो 3 फेज़ होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो आपको सबसे कठिन कौन सा फेज़ लगा था? मुझे पर्सनली प्रीलिम्स बहुत टफ लगता है। मुझे प्रीलिम्स। मेंस और इंटरव्यू पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है हमेशा से। जी। प्रीलिम्स मुझे बहुत टफ लगता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था आपका? मेरा ऑप्शनल PSIR, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। पीएसआईआर था। जी। और अगर आपको याद हो इंटरव्यू में जो कुछ सवाल पूछे गए थे, अगर आपको कुछ रिकॉल कर पा रही हो तो उसको हम चाहेंगे कि कुछ लोगों को भी बताएं कि इंटरव्यू में एक दो सवाल भी अगर जो आपसे पूछा गया हो बीपीएससी के फाइनल इंटरव्यू में। जी जी। जी मुझसे कई क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले तो यही पूछा गया कि मेरा जॉब प्रेफरेंस था बिहार एजुकेशन सर्विस 4th पे, जी। और 3rd पे था रजिस्ट्रार जी ऑफिसर। तो वही सर बोले कि बिहार में क्या आपको नहीं लगता कि एजुकेशन का क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है? तो मैंने बताया। तो फिर सर ने पूछा कि तो फिर जब आपको पता है कि एजुकेशन में आपका मतलब अच्छा नहीं है और उसमें काम होना चाहिए या फिर हो रहा है, तो फिर आपने रजिस्ट्रार ऑफिस को क्यों रखा ऑफिसर को पहले? जी तो ये क्वेश्चन था। और उसके बाद था कि विसल ब्लोअर के बारे में, कि विसल ब्लोअर को संरक्षण आप कैसे देंगी? फिर वही चाइना और इंडिया का रिलेशन, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो क्या मतलब उस पर आपने क्या कहा जो एजुकेशन को लेकर के? मैंने कहा सर कि मैं अगर SDM बनती हूँ जी जी तो मुझे बहुत बड़े एरिया पे काम करने का मौका मिलेगा, मुझे बड़े क्षेत्र पे और ब्रॉड लेवल पे काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं उसमें एजुकेशन भी शामिल है, तो मैं एजुकेशन के साथ साथ और भी क्षेत्रों में काम कर सकती हूँ। इसलिए मैंने एजुकेशन से ऊपर SDM को रखा है। एसडीएम को जी, रखा। एजुकेशन ऑफिसर के ऊपर। आप अपने समाज के गैर गार्जियन को और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि? जी, सबसे पहले तो मैं गार्जियन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, स्कूल और मदरसा ज़रूर भेजें, ताकि आपके बच्चे पहले बेसिक एजुकेशन होता है वो पूरा करें। क्योंकि आज के ज़माने में आप कोई भी काम करते हैं तो वो ऑनलाइन के ज़माने में बिना पढ़े लिखे नहीं हो सकता। तो बेसिक एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप धैर्य ना खोए, बच्चों को मौका दे 2 साल 3 साल 4 साल, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे या फिर वो बहुत डिस्ट्रैक्ट है तो उसके बाद ही आप आगे का डिसीज़न ले कि क्या करना है नहीं करना है। बच्चों को डिसीज़न लेने दें, खास तौर से आप अपना डिसीज़न ना थोपें। और सर आप जब पढ़ाते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि किसी एक मतलब या तो लड़का पे या फिर लड़की पे फोकस करें, आप दोनों को बराबर से मौका दें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जी आप जिस पे फोकस कर रहे हैं वही ज़्यादा कामयाब हो। ऐसा भी होता है कि आप जिसको नज़रअंदाज कर दिए हैं उसको उसमें ज़्यादा सलाहियत होती है। जी। और स्टूडेंट को यही कहना चाहेंगे कि आपको अगर मौका मिल रहा है तो आप इसका इस्तेमाल करें, इस पे अपना पढ़ाई पूरा करें, अपनी पढ़ाई करें। और आपको पढ़ाई करने के बाद जो भी अच्छा लगे, या फिर सिविल सर्विसेज जाना है, डॉक्टर जाना है, इंजीनियर में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, या फिर आपको बिजनेस करना है, लेकिन पहले आप बेसिक एजुकेशन पूरी करें। क्योंकि बिजनेस में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप है ना बोलते हैं कि सब 8वीं कर लिए तो चलो कोई बात नहीं, कारखाना कर लेते हैं किसी भी चीज़ का। ऐसा नहीं है। अगर आप कारखाना भी करेंगे और पढ़ लिख के करेंगे और बिना पढ़े करेंगे, उसमें अंतर रहता है। तो सबसे पहले आप कम से कम बेसिक एजुकेशन जो होता है वो पूरी करें और अच्छे से मेहनत से करें। और जब कोई अगर आप नीट की तैयारी के लिए या फिर इंजीनियरिंग या फिर सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप जा रहे हैं तो धैर्य के साथ करें, कंसिस्टेंटली करें। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ाई कर रहे हैं 10 घंटे 12 घंटे, उसके बाद नहीं कर रहे। आप डेली पढ़ें, जितना हो सके 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, जैसे आपका मन लग रहा है, आपका जिस तरह का ये की आदत है उस हिसाब से। और ज़्यादा दबाव न ले। कई बार होता है कि और फैमिली का प्रेशर बहुत बड़ा एक इशू है। मैंने देखा है अपने दोस्तों में कि फैमिली 3 साल 4 साल होने के बाद बहुत प्रेशराइज करने लगते हैं। मेरे खुद दोस्त 2-3 दिन पहले ही कॉल की थी कि उसके फैमिली की वजह से, बर्डन की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। तो फैमिली से मेरा निवेदन है कि अगर आपने इस और कदम बढ़ा लिया है तो आप उनका सपोर्ट करें। क्योंकि मैंने अपने खुद फैमिली में से एक्सपीरियंस किया है कि मेरे घर वाले कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं कभी बोले कि तुम पढ़ नहीं रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। उनका हमेशा सपोर्ट रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अपने लेवल पे कर ही रहे हैं काम। हाँ, और बच्चे करते भी हैं। मैंने देखा है कि अगर यूपीएससी में या बीपीएससी में अगर बच्चे चले जाते हैं वो करते भी हैं। लेकिन फैमिली को भी समझना होगा कि इस तरह का एग्ज़ाम है, इतना बड़ा, इतने सारे, इतना कंपटीशन है, इतने लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा।
तो बच्चों पे थोड़ा प्रेशर मतलब कम करे वो बेहतर रहता है, क्योंकि फिर इससे हम लोग की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है अगर फैमिली का प्रेशर होता है या फिर समाज का होता है ज़्यादा होप रखने से। जी। जी इस समाज में आप जो लगता है कि कुछ कमियां हैं जो आप ऑब्जर्व करती हैं अपनी तरफ से एजुकेशन के फील्ड में या ओवरऑल, तो एक दो कमियां अगर लगता है कि वो अगर इम्प्रूव हो और हम लोग के सामूहिक प्रयास से अगर हो तो वो क्या लगता है आपको? जी, सबसे पहले मुझे जो कमी लगता है कि वो स्कूल में जो पोषण के स्तर पे और एजुकेशन के स्तर पे जो बच्चों को खाने के लिए जो दिया जाता है वो और पढ़ने के लिए जो दिया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है मेरे अनुसार, क्योंकि वो बच्चों को यहाँ देखें हम लोग के अगर बच्चे देखते हैं हम बहुत कुपोषित लगते हैं। जी। पढ़ाई पे तो सब बात करता है, जाहिर सी बात है। अगर आप रियल में आप देखते हैं तो 10वीं तक बच्चे पढ़ते नहीं हैं। 10वीं तक बच्चे बड़े होते हैं, वो अकल सीखते हैं कैसे करना है क्या करना, और उस समय सबसे ज़्यादा आपको हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत होती है, उनके लाइफ स्टाइल पे काम करने की ज़रूरत होती है, उनको संस्कार जो बोला जाता है वो देने की ज़रूरत होती है। तो हम देख रहे हैं आजकल की एजुकेशन पे भी लोग काम करने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ सब पढ़ाई पे फोकस करने लगे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कि समाज में बच्चा सुबह में मदरसा जा रहा है, फिर शाम दोपहर मतलब बीच में स्कूल जा रहा है, फिर शाम में कोचिंग जा रहा है, उसको ओवरऑल मतलब खेलने कूदने का समय नहीं मिल रहा और बच्चा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है और जैसे ही उसको समय मिलता है वो पढ़ाई छोड़ के भाग जाता है। जी। कि अब इसमें कुछ सुधार होना चाहिए कि बच्चे को ज़बरदस्ती न थोपा जाए कि तुम तीनों जगह जाओ, थोड़ा सा उसको खेलने का कूदने का समय ज़रूर देना चाहिए क्या? जी जी, इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस पढ़ाई करें, क्योंकि ऐसे भी 10th तक की पढ़ाई ज़्यादा काम आती भी नहीं है। 10th तक आपने जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया है वही काम आती है। आपने किस तरह के, और सबसे ज़्यादा काम आता है 10th तक का संस्कार जो बच्चों को दिया जाता है कि एक किससे कैसे बात करना है, कितना झूठ बोलना, सच बोलना, क्या करना है, ये सब मेरे अनुसार ये बहुत ज़रूरी है स्कूल के लेवल पे। आप किन को आइडियल मानती हैं? मैं अपने फादर को आइडियल मानती हैं? जी। किन कारणों से आइडियल मानती हैं फादर को? पहली बात तो ये कि मैंने फादर को ही देखा है जी। जीते हुए, ज़िंदगी जीते हुए। मैंने किसी को देखा नहीं। अगर आप किसी की किताब से पढ़ के देखते हैं किसी को तो जाहिर सी बात है उसकी अधूरी चीज़ें देखते हैं। जी जी। और अगर आप घर में देखते हैं तो उसकी पूरी चीज़ें देखते हैं। तो मैं देखी हूँ कि मेरे फादर का ट्रैक बहुत सक्सेस नहीं रहा है, सक्सेसफुल, लेकिन मेरे फादर का ट्रैक ये रहा है कि कोशिश करने वाला ट्रैक रहा है। ट्राई वाला जो होता है ना कि हमेशा कोशिश करना, तो वो, और हम मेरे नज़र में सक्सेस से ज़्यादा ट्रायल ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, कि आप ट्राई कर रहे हैं लगातार, क्योंकि सक्सेस आपके हाथ में नहीं है, ट्राई आपके हाथ में। सक्सेस में पूरा समाज का हाथ होता है, पूरा किस्मत का हाथ होता है, आपका वेल्थ कितना उसका हाथ होता है, पहुंच कितनी है। ये आपका पहला अटेम्प्ट था? जी जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बीपीएससी किया? जी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी। तो अंत में अगर आप कुछ कहना चाहती हो तो अपनी तरफ से बात रख दीजिए और हम इसको समराइज़ कर रहे हैं। जी, मेरा यही कहना है कि आप फैमिली से यही कहना है कि आप अपने सभी बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा हेल्थ पे भी फोकस करिए, क्योंकि नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मैंने गांव में देखा है बच्चों को। दूसरा ये कि अगर बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, अगर मतलब नीट या फिर इंजीनियरिंग या इसमें जा रहे हैं, तो आप फोकस करें, पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, तो उससे थोड़ा बच के रहे तो बेहतर है। और जी, और उसके बाद तीसरा ये कहना चाहेंगे कि जो फैमिली होती है, आपके मतलब कज़न होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, टीचर होते हैं, उनके एहसानमंद हमेशा रहिए। ये नहीं कि उनको छोड़ दिए, क्योंकि आप एहसानमंद होने से आपको फील आता है कि हमें उसके लिए कुछ करना है। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि हाँ वो लोग मेरे लिए खड़े हैं, मेरे लिए है, तो आपके अंदर ये भी फीलिंग रहता है कि मुझे कुछ करना है। दोनों चीज़ें उससे जुड़ी हुई है। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी। अच्छा, लास्ट में एक चलते चलते ही शायद पूछना चाह रहे हैं जी लास्ट में कि आप PS IR आपका रहा इंटरनेशनल रिलेशन, अगर आप ईरान, अमेरिका और इजराइल और बीच में लेबनान, अगर इस चारों को रिश्ता और बीच में अगर भारत को बीच में रख दिया जाए तो इस सारे को रिश्ता को अगर आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहती हैं, अगर आपको लगता है तो जी। और ख़ास करके ईरान को लेकर के अगर कुछ टिप्पणी करना चाहती हो आप, जैसे कि अभी हाल ही में डील हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, जो डील हुआ, बीच में इजराइल ने क्या किया कि लेबनान पर हमला कर दिया। लेबनान पर हमला करने के बाद में ईरान ने फिर से उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, कहा कि ये सीज मतलब ये उल्लंघन है हमारे इसका। तो इस पर कुछ अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को कोरिलेट करके अगर कुछ आप बात अपना रखना चाहती हो। जी,
सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो ये इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है और इसमें मैंने सीखा है, एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि चाहे इजराइल हो, ईरान हो, भारत हो या फिर लेबनान हो, सभी अपने रणनीतिक स्वायत्तता का पालन कर रहे हैं। वो आपस में मतलब अपने हित को, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन अपने हित पे काम करता है। हमने देखा है कि भारत जैसे कि ईरान के साथ, इजराइल के साथ और यूएसए के साथ हमारा अपना संबंध है। हम लोग इसमें एक दूसरे को साथ संबंध को मिलाते नहीं हैं। जैसे कि हमारा अगर जी निजी है, जैसे अगर हमारा ईरान के साथ संबंध है जी 1 to, तो ईरान के साथ ही रहता है, इजराइल के साथ है तो इजराइल का ही रहता है, क्योंकि हमारा रणनीतिक स्वायत्तता की बात है। और जाहिर है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ थी नाज़मीन जो कि 70वीं बीपीएससी में चयन हुई हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है और ये SC ST वेलफेयर ऑफिसर बनी है। तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं इनको और इनके पूरी फैमिली को और इस पूरे गांव वासियों को और जिला वासियों को और बिहार वासियों को कि बहुत बड़ी उपलब्धि